everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we will be discussing about class 12th. How to start, how to begin your class 12th, right? So बहुत सारी confusion, बहुत सारे questions होते हैं mind में before starting a new class, right? Now like 1 month already निकल गया है because April में classes start हो जाती हैं, है ना? So I will be giving you an overall idea कि कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th एज वेल एज CUET, यहाँ पे ना मैं दोनों का डिस्कस करूँगी क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं. ठीक है, क्लास 12th की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत हार्ड होता है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 12th मार्क्स. नाउ देखो, CUET से पहले आपकी क्लास 12th के बेसिस पे आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिलता था, राइट? बट आफ्टर CUET अब यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं. ठीक है, आपको क्लास 12th में पास होना है, आपको CUET देना है एंड CUET के मार्क्स मैटर करते हैं जो आपको एडमिशन दिलवाएंगे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में. ठीक है, बट यहाँ पे एक बात देखो, आप CBSE क्लास 12th, ठीक है, आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो. द थिंग इज़ दैट CBSE में हमको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ाई जाती हैं और CUET में भी सिर्फ NCERT ही आती है. ठीक है, NCERT से ही क्वेश्चंस बनते हैं CUET में. सो मैं यहाँ बोलना क्या चाह रही हूँ दैट अगर आप ये सोच के बैठे हो कि क्लास 12th के मार्क्स कोई मायने नहीं रखने हैं, हम CUET के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, दैट इज अब हम MCQ के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, देन आई थिंक यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. वाई? लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट जब हम CBSE के लिए पढ़ते हैं ना, उसमें लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, है ना? और जब हम लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करते हैं ना, हम कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, हम उसे एक स्टोरी की फॉर्म में याद करते हैं कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ. हमें हर चीज़ एक स्टोरी की फॉर्म में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की फॉर्म में याद रहती है, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़ मैं बता रही हूँ. ठीक है, और जब हम MCQ के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेमोराइज़ करना, बिकॉज़ हम वहाँ पे लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट अगर आप क्लास 12th पे फोकस करते हुए चलेंगे ना, आपके CUET की तैयारी खुद ब खुद बहुत ईजिली हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी NCERT को रिवाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है, CUET के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आपकी NCERT से, ठीक है, जो आपके डिलीटेड चैप्टर हैं जो CBSE में नहीं आ रहे, जो पुरानी NCERT की बुक में हैं, आप वो वाले चैप्टर्स, वो वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं इन दिस टाइम पीरियड ऑफ योर क्लास 12th. समझ में आया ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो रहता ही है दैट क्लास 12th से ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सोसाइटी की, टीचर्स की, है ना? तो वो एक्सपेक्टेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दैट वाई यू शुड गिव 100% इन योर क्लास 12th. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये आता है दैट क्लास 12th में हम इतना फोकस करें CBSE के लिए, क्या ये वर्थ इट होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये आपको CUET में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी, दिस इज़ व्हाट आई डिड. मैंने अपने क्लास 12th में पूरा फोकस NCERT को पढ़ा. ठीक है, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, जिस तरह से प्रिपेयर करना होता है उसी तरह से मैंने प्रिपेयर करा एंड इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग CUET, बिकॉज जब मैंने स्टोरी की फॉर्म में पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, देन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेमोराइज दोज डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट नेम्स या प्लेसेस. गॉट इट? Now let's move towards our next important topic is that is it hard to score 95 plus or whatever is your target in class 12th? क्या बहुत डिफ़िकल्ट है ये स्कोर करना? Then let me tell you, बहुत ईजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है. ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बहुत हार्ड है क्लास 12th, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड है,
तब भी गलत है। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बहुत इजी है, हो जाएगी, एंड में पढ़ के हम निकाल लेंगे, यूट्यूब के लेक्चर देखेंगे, वन शॉट ख़त्म, तो भी गलत है। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ दैट ये वीडियो पूरी देखनी है, बिकॉज आगे आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड लॉट ऑफ मेन पॉइंट्स टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12, जो आपकी प्रेपरेशन को ईजी बनाएंगे, हार्ड नहीं होने देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आप जब प्रिपेयर करेंगे तो बहुत हार्ड नहीं लगेगी ये प्रेपरेशन। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, देन ओनली NCERT। सिर्फ और सिर्फ NCERT से क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। कोई गाइड, कोई रेफरेंस बुक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक NCERT। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कीप एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, जब आप एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, देन आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिए फॉर पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री या पॉल साइंस, जिसके भी आपको चाहिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यू हैव टू सर्च देम, टेक अ लुक एट देम, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए दैट इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। गॉट इट? These are the only two sources that you have to use in your class 12th। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, now if I particularly talk about humanities students, for humanities subjects, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीज़, स्टार्टिंग से ही आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ डेट्स इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सब सब्जेक्ट्स में आपको डेट्स मिलेंगी। सो मेक अ सेपरेट नोट ऑफ देम, बिकॉज ये आपको एग्ज़ाम टाइम में रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, so you have to make a separate note for dates and events, important places। ये आपको मैप वर्क में बहुत हेल्प करेंगी, पर्टिकुलरली इन पॉल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बिकॉज मैप वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेटेज यहाँ पे होल्ड करते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में कहाँ कौन से सब्जेक्ट्स के लिए मेन फोकस करूँगी इज़ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आपकी 3 बुक्स हैं, तीनों में हैं। एंड पॉल साइंस में आपको साइड में येलो बॉक्सेस में पर्सनालिटीज़, इम्पॉर्टेंट पर्सन के नेम्स दे रखे हैं और उन्होंने क्या काम करा है वो भी दे रखा है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते रीड देम ऑल्सो, एक सेपरेट नोटबुक में उन्हें लिख लो, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट वी बेसिकली लीव देम फॉर द लास्ट पार्ट, है ना, कि इसको एंड में कर लेंगे, अभी मेन टेक्स्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट CUET कि हमें CUET के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करना है, देन ये माइनर डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार को चाहे CBSE में ये चीज़ें ना पूछी जाएँ, बट CUET में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में जो सोर्सेज हैं, साइड बॉक्सेस हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो उन्हें मिस नहीं करना, रीड देम। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, इम्पॉर्टेंट अगर कोई डेट है या प्लेस है, उसको हाईलाइट करो, सेपरेटली लिखना है कोई नोटबुक में तो वो करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, बट डोंट मिस दीज माइनर डिटेल्स। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप अपनी NCERT रीड कर रहे हैं। ऑल राइट, अब देखो क्लास 12th में ना स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर क्या करा रही है। ये हमें नहीं करना है, बिकॉज टीचर हमें सबसे अच्छे से गाइड कर सकती हैं। हमारे जो स्कूल में टीचर्स होती हैं ना, ऐसा क्यों? बिकॉज वो बोर्ड्स की चेकिंग के लिए जाती हैं, उन्हें पता है दैट बोर्ड्स में किस तरह से चेकिंग होती है, आंसर की में क्या क्या पॉइंट्स टीचर्स देखते हैं एक अच्छे आंसर में, एक आइडियल आंसर में। अनदर थिंग इज़ दैट कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आपको टीचर्स ही बता सकती हैं सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है। सो डोंट इग्नोर योर स्कूल, डोंट इग्नोर योर टीचर्स। जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, मिड टर्म्स होंगे और जो प्री बोर्ड्स होंगे, इनको सीरियसली लेना है, इनके लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है, बिकॉज दीज विल अल्टीमेटली प्रिपेयर यू फॉर योर CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल। समझ में आया। दूसरी बात देखो, प्री बोर्ड्स में सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन रहता है दैट प्री बोर्ड्स के मार्क्स तो कहीं लगने नहीं है। सो इट डजेंट मैटर कि हम बोर्ड्स प्री बोर्ड्स दें या नहीं, हम एग्ज़ाम छोड़ भी सकते हैं बिकॉज प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। उस टाइम तक अगर प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं है, गो एंड गिव योर एग्ज़ाम, एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली भैया तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल राइट, सो टेक योर स्कूल सीरियसली, स्कूल रेगुलरली जाओ, जो स्कूल में हो रहा है यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दैट। समझ में आ रहा है। जो मैम बोलती हैं, टीचर्स बोलती हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ क्लियर योर डाउट साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली डाउट्स को बाद के लिए इकट्ठा करके नहीं रखना है बिकॉज देन वो फिर लिखे के लिखे रह जाते हैं, वो कभी क्लियर नहीं होते हैं। और अगर वो डाउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड में, देन यू विल रिग्रेट एट दैट टाइम। समझ में आया। सो जो डाउट्स हैं उनको जो भी आपकी ट्यूशन टीचर है, स्कूल की टीचर्स हैं, उनसे आप साथ के साथ क्लियर करते रहो ताकि कोई भी एक बैकलॉग आपका जमा ना हो, बैकलॉग आपका इकट्ठा ना हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ स्टार्ट अर्ली। डोंट थिंक कि अभी तो स्टार्टिंग है और हम जब मिड टर्म्स आएंगे हम तब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे या मिड टर्म्स के बाद प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रेपरेशन शुरू करनी है बिकॉज जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना तो हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट रहता है। हम अपने स्कूल के साथ साथ जो भी सिलेबस है उसे रिवाइज करते रहते हैं, चैप्टर्स को रिवाइज करते रहते हैं, तो आपका कोई भी बैकलॉग जमा नहीं होता है। बैकलॉग आपका कोई इकट्ठा नहीं होगा कि वो चैप्टर रह गया, स्कूल आगे निकल गया, ठीक है, अब मैं वो प्रीवियस वाला चैप्टर पढूं या वो नया चैप्टर पढूं, राइट। सो इस तरह से नहीं करना है। स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। डोंट थिंक कि क्लास 12 बहुत ईजी होती है एंड बाद में भी स्टार्ट करेंगे तो आराम से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, नहीं होगी, आप पैनिक हो जाएंगे लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। नाउ कंसिस्टेंसी, डोंट डू कि एक दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ लिया और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो कीप दैट ऑन ट्रैक, ठीक है, कि हर दिन आप 2 घंटा अपनी पढ़ाई को अच्छे से बैठ के फोकस तरीके से देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना कि आज के लिए लिख तो लिया कि ये काम करना है, बट बीच में दिन में क्या हो जाता है, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, फिर टाइम नहीं बचेगा। सो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। ये जो पॉइंट्स है ना, दीज आर हार्ड टू फॉलो, आई अग्री कि कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता है ना, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ कि भाई करना है, अदरवाइज यू विल रिग्रेट लेटर, ठीक है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि अपने काम को टालना नहीं है। अगर कोई चीज़ आज करनी है, आपके पास टाइम है तो आज ही करनी है, क्लियर है। अवॉइड बैकलॉग्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। CBSE में ना आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप किस तरह से आंसर्स लिख रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन आंसर राइटिंग, यू कैन गो एंड रेफर टू दैट। यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। CBSE में आपके कीवर्ड्स देखे जाते हैं। आप किस तरह से अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, फिर आप सब पॉइंट्स में अपने आंसर लिख रहे हो, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, और देन आप 2-3 लाइन का एक कंक्लूजन दे रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ये भी ध्यान में रखना है कि भाई 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, आपकी जो राइटिंग स्पीड है ये आंसर राइटिंग से ही इम्प्रूव होगी।
जब आपके मिड टर्म्स आएंगे ना, उस टाइम पे आपका हाफ ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। सो तब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली शुरू कर देनी है, बिकॉज वो टाइम आपका पीक टाइम होगा जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। समझ में आया? सो डोंट अवॉइड दिस लास्ट स्टेप आंसर राइटिंग का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया दैट सिर्फ 2 सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें थ्रू आउट द ईयर पहले से ही स्टार्ट कर देने हैं, बिकॉज हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। देन जब आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, उससे पहले तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वो टाइम होगा जब आप अपने सैम्पल पेपर्स खरीद के लाएंगे और आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिकॉज सैम्पल पेपर में हमें एक आइडिया हो जाता है कि भैया 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है। तो जब आप 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना एक ही सब्जेक्ट के, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको आइडिया दे देगा कि आपको अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जहाँ आप बार बार अटक रहे हो या आपको याद नहीं है। सो जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे ना, ये सैम्पल पेपर की जो प्रैक्टिस है ये आपको वो बता देगा, ताकि आप जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड का, उसमें ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी प्रेपरेशन का। गॉट इट? नाउ एनालाइज योर आंसर शीट एग्जैक्टली। जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं ना स्कूल की, ठीक है, जो आपके स्कूल में क्लास टेस्ट होते हैं, देन जो पेपर होते हैं, मिड टर्म होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनकी जब आंसर शीट मिलेगी चेक होकर, आपको एनालाइज करना है कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। एमसीक्यू में मार्क्स कट रहे हैं, या शॉर्ट आंसर्स में कट रहे हैं, आपके लॉन्ग आंसर्स में कट रहे हैं, या मैप वर्क में कट रहे हैं, राइट। या जो सोर्स बेस्ड पॉल साइंस में कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, जब मेहनत करोगे ना तभी आपको आगे रिजल्ट भी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो आंसर शीट्स को लेके ऐसी रख नहीं देना है फाइल में, आपको एनालिसिस करना है उसका पूरा कि कहाँ मार्क्स कटे हैं, कहाँ मेहनत करने का अभी स्कोप बचा है, ठीक है। नाउ राइट अ क्वेश्चन इन योर बुक फॉर एवरी टॉपिक and mark the points for answer and highlight the keywords. This is very important, trust me. This is what I did and my favorite tip शायद जो मैं आपको अभी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सजेस्ट करूँगी, बिकॉज अब आप अपनी एनसीईआरटीज़ रीड कर रहे होंगे, है ना। दिस इज़ दैट फेज कि आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया दैट जब आपने एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर ली, आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि उस चैप्टर में क्या है, आपको फिर पीवाईक्यूज़ देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। अब एक चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक के ऊपर ना एक क्वेश्चन लिख लो जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, कि ये टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। कोई भी पीवाईक्यू होगा वो आप लिख लो, और उसका जो आंसर होगा ना वो आप एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो पॉइंट वाइज, ठीक है, कि 4 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। बड़ा क्वेश्चन है तो ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं कि भैया 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो उसमें आप ज़्यादा पॉइंट्स मार्क करें। और कीवर्ड्स वो होंगे जो आप अपनी आंसर राइटिंग में उनकी सब हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन आंसर राइटिंग, गो एंड रेफर टू दैट, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाना है, दैट इस पॉइंट में ये कीवर्ड है, इस टॉपिक में ये कीवर्ड है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग प्रिपेयर हो जाएगी कि आपका जो आंसर है उसका क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। कंक्लूजन में मैं ये लिखूँगी, ये मेरे सब पॉइंट्स होंगे, और इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूँगी, ये सब पॉइंट्स होंगे, और ये मेरा कंक्लूजन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो रिवीजन होगा ना,
जब आप एनसीईआरटी कोई अपना पलट रहे होंगे, इतना इजी आपका रिविजन हो जाएगा ना, ट्रस्ट में। आपके पास क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई क्या करता है, सिर्फ उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है, जो आपका कंटेंट है वो सेम रहता है। क्वेश्चन ये है, मैंने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, जस्ट रिवाइज इट। बहुत ईजी आपका रिविजन हो जाएगा इस स्टेप के साथ। सो बाकी स्टेप तो फॉलो करना ही है, ठीक है, बट ये स्टेप को नहीं छोड़ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो अभी फेज चल रहा है ना, ये आपका प्रेपरेशन का, इसमें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका अभी बेस बना देगा, ठीक है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना रहेगा, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को याद करना रहेगा, ठीक है। सो दीज वर द टिप्स, दीज वर फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, कि ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। बिकॉज कोई जब नई क्लास स्टार्ट होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, 10th और 12th जैसी, तो बहुत कन्फ्यूजन होते हैं हमारे माइंड में कि किस तरह से स्टार्ट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आप ये सारी टिप्स, ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.